गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर लास्ट लेक्चर। बेटा अब इसमें ना हम जो सर्विसेज नोटिफाइड हैं अंडर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 वो हम बेटा एक गो थ्रू करेंगे। इनमें से बेटा वैसे कुछ सर्विसेज मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ एग्जेम्पशन चैप्टर में। मैं आपको साथ साथ बेटा बताया था किस किस पे रिवर्स चार्ज आएगा नहीं आएगा, तो वो हम जरा एक बार बेटा गो थ्रू भी करेंगे। आ जाओ मेरे साथ साथ। देखो क्या बेटा, याद रखना इसमें पहला कॉलम है नेचर ऑफ सर्विस का, दूसरा कॉलम है सप्लायर का और तीसरा कॉलम है रेसिपिएंट का। तो अब सुनो ध्यान से बेटा, पहले हम सेकंड कॉलम से पढ़ेंगे। एनी पर्सन मतलब कोई भी पर्सन अगर किसी बॉडी कॉरपोरेट को या फिर किसी पार्टनरशिप फर्म को स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज देता है, ठीक है, तो बेटा रिवर्स चार्ज के अंडर आएगा और लायबिलिटी टू पे विल बी ऑफ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट की आएगी बेटा लायबिलिटी टू पे। लायबिलिटी टू पे बेटा किसकी आएगी? रेसिपिएंट की, मतलब उस बॉडी कॉरपोरेट या पार्टनरशिप फर्म की। तो याद रखना, कोई पर्सन अगर बॉडी कॉरपोरेट या पार्टनरशिप फर्म को स्पॉन्सरशिप सर्विसेज देता है तो रिवर्स चार्ज है बेटा, ठीक है। सेकंड, कोई डायरेक्टर अगर कंपनी को या बॉडी कॉरपोरेट को, ठीक है, अपनी क्या देता है? सर्विसेज देता है बेटा, तो डायरेक्टर की सर्विसेज भी क्या है बेटा? रिवर्स चार्ज के अंडर फॉल करती है। मतलब लायबिलिटी टू पे विल बी ऑफ कंपनी और बॉडी कॉरपोरेट, ठीक है। तो डायरेक्टर अगर बॉडी कॉरपोरेट या कंपनी को अपनी सर्विसेज देता है, लायबिलिटी कंपनी के ऊपर आएगी, ना कि डायरेक्टर के ऊपर। अगले दो पॉइंट्स बेटा आपको याद होंगे, मैंने बताए थे। एक इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को अपनी सर्विसेज देता है बेटा। इंश्योरेंस एजेंट बेटा इंश्योरेंस कंपनी को बिजनेस लाके देता है और जिस पे इंश्योरेंस कंपनी उसको क्या देती है बेटा? कमीशन देती है। तो इंश्योरेंस एजेंट अपनी सर्विसेज दे रहा है इंश्योरेंस कंपनी को और इन रिटर्न इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस एजेंट को क्या देती है? कमीशन। रिवर्स चार्ज में फॉल करेगा, लायबिलिटी एजेंट की नहीं है, लायबिलिटी कंपनी के ऊपर रहेगी, ठीक है। ऐसे ही बेटा एक रिकवरी एजेंट है, बैंक के रिकवरी एजेंट्स होते हैं बेटा। रिकवरी एजेंट है, वो बैंकिंग कंपनी को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या एनबीएफसी को अपनी क्या दे रहा है? सर्विसेज। क्या रहेगा बेटा? एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। फिर कोई म्यूजिक कंपोजर या फोटोग्राफर या फिर और लाइक, याद आता है कुछ? एडजस्टम जेनरिस और द लाइक, एडजस्टम जेनरिस। तो ऐसी बहुत चीजें बेटा आपको एक्ट्स पढ़ते समय नजर आती हैं। तो कोई म्यूजिक कंपोजर है या कोई फोटोग्राफर है और लाइक, जैसे कोई आर्टिस्ट हो गया, तो कोई म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट अपनी सर्विसेज दे रहा है म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को और लाइक को, ठीक है। किस फॉर्म में बेटा सर्विसेज दे रहा है? बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट रिलेटिंग टू ओरिजिनल ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क्स। एक एग्जांपल देके बताऊं बेटा। इमेजिन करो बेटा, अरिजीत सिंह है, सपोज कोई अरिजीत सिंह है, म्यूजिक कंपोजर है सपोज, ठीक है। सिंगर के साथ साथ म्यूजिक कंपोजर भी है। इमेजिन
उसने क्या करा बेटा, उसने एक गाना बनाया, म्यूजिक कंपोज किया, और उसने वो गाना, उस गाने के उसने कॉपीराइट्स ले लिए थे। अरिजीत सिंह ने उस गाने के कॉपीराइट्स ले रखे थे। तो उसकी परमिशन के बिना बेटा कोई भी म्यूजिक कंपनी उसके गाने को कॉपी नहीं कर सकती। लेकिन अब टी सीरीज क्या चाहती है, टी सीरीज ना अरिजीत सिंह के उस गाने का रिमिक्स बनाना चाहती है, ठीक है। लेकिन रिमिक्स तभी बना पाएगी जब अरिजीत सिंह अपने कॉपीराइट्स किसको देगा, टी सीरीज को। मतलब जब तक अरिजीत सिंह उस सॉन्ग का राइट टू यूज टी सीरीज को नहीं देगा, तब तक टी सीरीज उस गाने को यूज नहीं कर पाएगी। पक्का क्लियर हुआ? तो उन्होंने कहा अगर कोई म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंपनी को सर्विसेज देता है बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज, मतलब अपने सॉन्ग का राइट टू यूज या अपने सॉन्ग के कॉपीराइट्स वो एक म्यूजिक कंपनी को ट्रांसफर करता है, तो याद रखना उस पर रिवर्स चार्ज आएगा और उस म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को क्या देना पड़ेगा बेटा, जीएसटी देना पड़ेगा। फिर अगला भी कुछ ऐसा ही है। एक ऑथर पब्लिशर को अपनी सर्विसेज दे रहा है। बेटा ऑथर ने अपनी बुक के कॉपीराइट्स ले रखे हैं, उसने क्या करा, उस बुक के कॉपीराइट्स का राइट टू यूज, ऑथर ने अपनी बुक का राइट टू यूज पब्लिशर को दे दिया, ठीक है। तो बेटा जीएसटी की लायबिलिटी किसके ऊपर आती है, पब्लिशर के ऊपर। तो ऑथर ने पब्लिशर को सर्विसेज दी बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स। बेटा टेक्स्ट बुक्स की बात नहीं कर रहा हूं, टेक्स्ट बुक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लिटरेरी वर्क्स, लिटरेचर, ठीक है। लायबिलिटी किसके ऊपर आती है बेटा, पब्लिशर के ऊपर। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, इस केस में ना ऑथर वाले केस में, सिर्फ ऑथर वाले केस में, सिर्फ ऑथर वाले केस में ऑथर के पास एक ऑप्शन है। ऑथर के पास क्या है, एक ऑप्शन। अगर वो फॉरवर्ड चार्ज लगाना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि मैं जीएसटी दूं ना कि पब्लिशर, तो वो कर सकता है। ये देखो, हाउएवर एन ऑथर कैन चूज टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। वो अगर चाहे तो वो फॉरवर्ड चार्ज के अंडर टैक्स पे कर सकता है, प्रोवाइडेड बेटा पहली शर्त तो क्या है, उसने जीएसटी में क्या ले रखा हो, रजिस्ट्रेशन। उसे जीएसटी में बेटा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और उसे एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा दैट ही एक्सरसाइजेस द ऑप्शन टू पे सीजीएसटी ऑन द सेड सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज। आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हां मैं फॉरवर्ड चार्ज के अंडर अपनी सर्विसेज पे जीएसटी खुद दूंगा, ना कि पब्लिशर। और एक बात और, ही कैन नॉट विड्रॉ द ऑप्शन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन। तो एक साल तक लॉक इन पीरियड है बेटा, वो इस स्कीम से बाहर नहीं आ पाएगा। तो एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया कि यू विश टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, आपको एक साल तक आप उस स्कीम से बाहर नहीं आ पाओगे। He shall have to make a declaration on the invoice issued by him in prescribed form to the publisher। तो बेटा याद रखना, जो इनवॉइस आप पब्लिशर को इशू करोगे ना, उसमें आपको एक डिक्लेरेशन लिखना पड़ेगा बेटा कि आई विश टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, मतलब दिस सर्विस इज नॉट कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज। क्योंकि अगर आपने इनवॉइस पे नहीं लिखा तो पब्लिशर ये मान के चलेगा कि इस पे रिवर्स चार्ज है और जीएसटी वो दे देगा। तो इनवॉइस पे आपको लिखना पड़ेगा कि आई विश टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज ऑन दिस सर्विस। तो ऑथर के पास एक ऑप्शन है बेटा,
म्यूजिक कंपोजर के पास, फोटोग्राफर के पास, आर्टिस्ट के पास, इनके पास नहीं है बेटा। इनमें तो रिवर्स चार्ज ही लगेगा। ऑथर के पास एक ऑप्शन है कि वो फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज में से चुन सकता है। अच्छा, अगला, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो बेटा एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट किसको सर्विसेज दे रही है? बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विसेज दे रही है। तो एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट एक बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विसेज दे रही है बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स वेयर cost of fuel is included in the consideration charged from the recipient। तो बेटा एक बात सुनो, कोई पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट एक बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। कौन सी? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस। तो रिवर्स चार्ज लगेगा बेटा। लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी? बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर। और टैक्स कितना होगा बेटा इस पे? 5% का टैक्स देना पड़ेगा बॉडी कॉर्पोरेट को। CGST 2.5%, SGST 2.5%। पक्का बेटा? अब यहां पर एक बात है, नोट देखना बेटा, नोट। However, if supplier is a body corporate, अब ये देखो बेटा, ऊपर बताओ सप्लायर कौन था? एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब वो कह रहा है अगर सप्लायर खुद ही बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर सप्लायर ही बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, देन फॉरवर्ड चार्ज शैल अप्लाई, दैट इज लायबिलिटी टू पे शैल बी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। तो बेटा याद रखना, अगर सप्लायर पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और वो बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देता है, बेटा इस पे आएगा क्या? क्या आएगा? रिवर्स चार्ज। बॉडी कॉर्पोरेट को देना पड़ेगा बेटा। लेकिन अगर बॉडी कॉर्पोरेट ही सप्लायर है तो याद रखना इस पे फॉरवर्ड चार्ज आएगा और लायबिलिटी बेटा किसकी है? बॉडी कॉर्पोरेट की, यानी सप्लायर की। और बेटा रेट ऑफ टैक्स पता है कितना होगा? 12%। यानी ये ना कुछ कुछ केस बेटा अगर आपको याद हो तो GTA जैसा है। सुनो, GTA जैसा है। इसमें पता है क्या है बेटा? 2 रेट ऑफ टैक्स है। रिवर्स चार्ज के लिए है 5% और फॉरवर्ड चार्ज के लिए है 12%। बेटा 5% होगा विदाउट ITC, याद करो GTA में भी करा था। 5% होगा विदाउट ITC, जबकि 12% का जो रेट होता है वो फिर होगा विद ITC। वो होगा विद ITC, ठीक है, जिसमें से CGST 6% है, SGST 6% है, एंड कैन क्लेम ITC ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन सप्लाइंग रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस। तो बेटा क्लियर हुआ? कब फॉरवर्ड चार्ज होगा, कब रिवर्स चार्ज होगा? अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, रेसिपिएंट कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो बेटा फॉरवर्ड चार्ज होगा, रेट ऑफ टैक्स 12% होगा विद ITC, ठीक है। लेकिन अगर सप्लायर पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो बेटा रिवर्स चार्ज आएगा। और रेसिपिएंट कौन होगा? बॉडी कॉर्पोरेट, तो रिवर्स चार्ज आएगा और लायबिलिटी बॉडी कॉर्पोरेट की है। यानी एक बात मुझे बेटा तो थोड़ी सी क्लियर हुई ना, वो क्या है कि लायबिलिटी उन्होंने बॉडी कॉर्पोरेट की ही रखी है। अगर तो सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो सप्लायर को देना है, अगर रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो रेसिपिएंट को देना है अंडर रिवर्स चार्ज। कितना? फॉरवर्ड चार्ज पे दे रहा है तो 12% विद ITC, और अगर उस पे दे रहा है आपका रिवर्स चार्ज पे तो 5% विदाउट ITC। क्लियर हुआ बेटा? फिर अब बेटा ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये बेटा हमने सब एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में बेटा सारे के सारे पढ़े हुए हैं। आओ एक बार जरा मैं आपको एग्जेम्पशन चैप्टर खोल के भी बेटा एक बार बताऊंगा, बाकी एक बार देखना। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी
बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रही है, कौन सी? एनी अदर सर्विस। याद करो बेटा, एग्जेम्पशन में सबसे पहली एग्जेम्पशन मैंने कहा था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी जो सर्विस देगी सब एग्जेम्प्ट हैं, 4 के अलावा 4 एक्सेप्शन थे। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस, सर्विस इन रिलेशन टू वेसल एंड एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की सर्विस, और एनी अदर सर्विस प्रोवाइडेड टू अ बिजनेस एंटिटी। तो यहां पर उसी एनी अदर सर्विस की बात हुई है बेटा, ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी किसी बिजनेस एंटिटी को एनी अदर सर्विस देती है, एनी अदर मतलब पोस्ट के अलावा, सर्विसेज इन रिलेशन टू वेसल एंड एयरक्राफ्ट के अलावा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स के अलावा अगर कोई और सर्विस देती है तो उस पर रिवर्स चार्ज आएगा, एक्सक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आओ बेटा जरा आपको पढ़ाता हूं एग्जेम्पशन चैप्टर। देखो बेटा, ये देखो, एनी अदर सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी। ये देखो चार्ट मैंने बनवाया था बेटा आपको, ये देखो, एनी अदर सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, क्या लिखा हुआ है बेटा? रिवर्स चार्ज लिखा हुआ है। तो याद रखना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी किसी बिजनेस एंटिटी को एनी अदर सर्विस देती है, एनी अदर सर्विस अदर देन रेंटिंग, तो वो बेटा रिवर्स चार्ज में कवर्ड है। मतलब लायबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी की नहीं होगी, बल्कि बिजनेस एंटिटी की होगी बेटा, ठीक है। तो ये हमने करे हुए बेटा पॉइंट्स। फिर अगला, फिर से वही बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रही है, किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को। तो यहां पर देखो, ये लिखना चाहो तो बेटा लिख लो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रही है बेटा, किसको? ये वहां पर लिखना चाहो तो लिख लो, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रही है। तो याद रखना, रजिस्टर्ड पर्सन मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो बेटा इस पे रिवर्स चार्ज लगेगा और लायबिलिटी रजिस्टर्ड पर्सन की आएगी, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी की, ठीक है। तो इस पे रिवर्स चार्ज है बेटा, ये लिख लेना बेटा। ये ना आपके एग्जेम्पशन करते करते ही कवर हो जाएंगे ये वाले पॉइंट्स। फिर अगला, ये भी पढ़ा हुआ है बेटा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी बिजनेस एंटिटी को देता है लीगल सर्विसेज। लिख लेना बेटा इसमें ना, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल देता है बिजनेस एंटिटी को लीगल सर्विसेज। देखो बेटा, हमने ना बेटा लीगल सर्विसेज का केस हमने पढ़ा था, ये देखो बेटा, लीगल सर्विसेज। तो बेटा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर किसी एनी पर्सन को देता है अदर देन बिजनेस एंटिटी, एग्जेम्प्ट है बेटा। बिजनेस एंटिटी को देता है हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू अ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। अब याद रखना, ये प्रिस्क्राइब्ड लिमिट वो आ गई बेटा, थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट आ गई, ठीक है, तो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर बिजनेस एंटिटी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर गया तो टैक्सेबल है, और टैक्सेबल होगा अंडर रिवर्स चार्ज। बेटा अगर एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर टैक्सेबल है तो फॉरवर्ड चार्ज है या रिवर्स चार्ज? रिवर्स चार्ज है बेटा। ऐसी नीचे आओ, ये देखो, ये देखो, पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स और इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट। ये देखना, किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट,
तो टैक्सेबल है अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज लगता है बेटा। और फिर अगर कोई सीनियर एडवोकेट किसी बिजनेस एंटिटी को लीगल सर्विस देता है, हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, तो टैक्सेबल है और इस पे भी क्या लगेगा बेटा, रिवर्स चार्ज। तो याद रखना, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है जिसका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर का थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड करता है, तो टैक्सेबल है और रिवर्स चार्ज अप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये देखो, इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट्स किसी बिजनेस एंटिटी को कौन सी सर्विसेज देती है बेटा, लीगल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज देती है, तो रिवर्स चार्ज में आएगा, मतलब लायबिलिटी बिजनेस एंटिटी की होगी। जीटीए का भी हमने करा हुआ है बेटा, अगर सर्विसेज बाय जीटीए, ये देखो बेटे, आओ पढ़ाऊं आपको, ये देखो बेटा, जीटीए का केस, ये देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। मतलब बेटा क्या, मतलब क्या, अगर जीटीए इनके अलावा, अगर जीटीए इनके अलावा किसी और अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज देती है तो एग्जेम्प्ट है। मतलब इनको अगर सर्विसेज देती है तो टैक्सेबल होगा। कौन कौन, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो इनको अगर सर्विसेज देती है तो टैक्सेबल है और टैक्सेबल होगा अंडर रिवर्स चार्ज। वैसे इसमें बेटा जीटीए के पास एक ऑप्शन था, मैंने एक प्रॉपर चार्ट बनवाया हुआ है बेटा, अपना रजिस्टर्स रेफर करना या वीडियो जो जीटीए वाला है वो रेफर करना। इसमें बेटा दो ऑप्शन थे, अगर तो वही सेम है जो मैंने अभी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में बताया, अगर रिवर्स चार्ज है तो 5% का रेट ऑफ टैक्स होगा विदाउट आईटीसी, मतलब लायबिलिटी किसकी होगी, रेसिपिएंट की। लेकिन अगर फॉरवर्ड चार्ज है तो 12% का रेट ऑफ टैक्स होगा विद आईटीसी, मतलब लायबिलिटी होगी जीटीए की। तो अगर जीटीए टैक्स देना चाहती है उसे 12% पे देना पड़ेगा विद आईटीसी। अगर जीटीए नहीं चाहती है, रेसिपिएंट देना चाहता है, तो उसे देना पड़ेगा 5% विदाउट आईटीसी। ठीक है बेटा, तो ये सब हमने बेटे पढ़े हुए हैं। देखो, जीटीए अगर अपनी सर्विसेज देती है फैक्ट्री को, सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी को, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो 5% का रेट ऑफ टैक्स होगा विदाउट आईटीसी। और अगर जीटीए देना चाहती है टैक्स, मतलब फॉरवर्ड चार्ज में, तो 12% होगा विद आईटीसी। ठीक है बेटा, तो ये तो हमने पॉइंट्स करे हुए थे, बाकी ये दो बेटा छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उतने ज़्यादा मतलब आपके इंटरमीडिएट लेवल पे उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है, सर्विसेज सप्लाइड बाय वे ऑफ टीडीआरस। बेटा टीडीआर स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट rights. TDR stands for Transfer of Development Rights. FSI stands for Floor Space Index. Floor Space Index. ठीक है, और ये बेटा ये वाला पॉइंट भी वही है, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड 30 years और मोर। अब मैं आपको ना एक बार बेटे थोड़ा सा समझा देता हूं होता क्या है। ये देखो बेटा, ये देखो, अज्यूम करो बेटा ये मैं हूं, ठीक है,
बेटा मेरी एक ज़मीन है, ठीक है, जिस पे बहुत बड़ी ज़मीन है, हार्ट ऑफ द सिटी में है, सिटी के बीचों बीच है बेटा, लेकिन इस बिल्डिंग पे, इस लैंड पे ना बिल्डिंग बनाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक बिल्डर से बात करी, बिल्डर तैयार है मेरी इस ज़मीन पे पैसा लगाने के लिए, मतलब फ्लैट्स वगैरह बनाने के लिए। अब हुआ क्या, ये बेटा एमडीडी है, ये एमडीडी है बेटा। पहले तो मुझे ना इस एमडीडीए से लेने पड़ते हैं डेवलपमेंट राइट्स। मुझे एमडीडीए से अगर मैं कोई फ्लैट्स बनाना चाहूँगा ना, मुझे डेवलपमेंट राइट्स लेने पड़ेंगे, और उसके लिए मुझे एमडीडीए को देने पड़ते हैं डेवलपमेंट चार्जेस। तो मैं डेवलपमेंट चार्जेस दूंगा एमडीडीए को, और एमडीडीए मुझे देगा डेवलपमेंट राइट्स, ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट राइट्स के साथ बेटा क्या होता है, आपको एक ना इनका एफएआर होता है, एमडीडीए का एक एफएआर होता है, एफएआर होता है फ्लोर एरिया रेशियो। फ्लोर एरिया रेशियो बेटा पता क्या कहता है कि जितना बड़ा लैंड होगा ना, उस पे आप फ्लैट्स उतने ज्यादा बना सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका सपोज लैंड, एग्जांपल दे रहा हूं मैं बेटा, 1000 गज का है, 1000 गज का लैंड है। तो उन्होंने कहा आप 1000 गज के लैंड पे, आप 1000 गज पे लैंड पे आप से 10,000 स्क्वायर फीट एरिया आप बना सकते हैं। तो ये है फ्लोर एरिया, यानी पर गज आप 10 स्क्वायर फीट आप बना सकते हैं। तो 1000 गज के लैंड पे मैं 10,000 स्क्वायर फीट एरिया बना सकता हूं। दिस इज नोन एज एफएआर, या आप इसे क्या कह लो, एफएसआई, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। तो मेरे को उसने डेवलपमेंट राइट्स दिए प्लस एफएसआई दिया, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, की आपको राइट है कि आप 10,000 स्क्वायर फीट एरिया अपने लैंड पे बना सकते हो। चलो अब बेटा मैंने तो बनाना नहीं था, मेरे पास तो पैसा था नहीं, मैंने वो राइट्स बिल्डर को दे दिए। तो इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, टीडीआरस। भाई एमडीडीए ने मुझे दिए डेवलपमेंट राइट्स, मैंने अपने डेवलपमेंट राइट्स बिल्डर को ट्रांसफर कर दिए, प्लस एफएसआई, या आप ये कह लो कि मैंने बिल्डर को लैंड दिया लीज पे। लीज होनी चाहिए मोर देन इक्वल टू 30 ईयर्स की, ठीक है। अब बेटा होता क्या है, बिल्डर क्या करता है, इस पे फ्लैट्स बनाता है, ठीक है, और आपका प्रॉफिट में शेयर हो जाता है। आपको बिल्डर से क्या मिल जाता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल जाता है बेटा। भाई एक तरह से देखा जाए तो जमीन आपकी हो गई, जमीन आपकी हो गई, पैसा बिल्डर ने लगा दिया, तो इक्वल बांट लो ना प्रॉफिट्स, क्या दिक्कत है, समझ आया बेटा। तो उन्होंने कहा सर्विस किसी भी पर्सन ने प्रमोटर को, प्रमोटर मतलब बिल्डर को, किसी भी पर्सन ने अगर बिल्डर को सर्विसेज दी हैं ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स की या एफएसआई की फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय प्रमोटर, तो बेटा रिवर्स चार्ज लगेगा और लायबिलिटी आती है बेटा प्रमोटर के ऊपर। सेम बेटा यहां पर भी लायबिलिटी आएगी प्रमोटर के ऊपर, ठीक है। तो आप टीडीआरस दो, आप एफएसआई दो, आप लीज पे दो, किसको, प्रमोटर को यानी बिल्डर को। तो याद रखना उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा और लायबिलिटी किसकी आएगी, बिल्डर की आएगी। फिर बेटा एक नोट है, सप्लाई ऑफ टीडीआर, एफएसआई एंड लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड बाय लैंड ओनर, मतलब मैं ए, टू डेवलपर यानी बिल्डर, आर exempt provided constructed flats are sold before issuance of completion certificate। तो बेटा उन्होंने एक छोटी सी बात यहां पर क्या कही है कि अगर कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स बेच दिए जाते हैं बिफोर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। बेटा एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे लोग तो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स खरीद लेते हैं, क्योंकि बेटा अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स जो होती हैं वो कंपैरेटिवली सस्ती मिल जाती हैं।
तो उन्होंने कहा अगर आप कंस्ट्रक्शन के दौरान ही मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू करने से पहले आप फ्लैट्स बेच देते हो ना, तो ये वाली सर्विसेज एग्जेम्प्ट होंगी, टीडीआर सप्लाई की, एफएसआई की, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड की, ठीक है। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू करने के बाद बेचते हो, मतलब पूरा बना के बेचते हो, तो टैक्सेबल है और रिवर्स चार्ज लगेगा। तो एक बात समझ आ रही है, टीडीआर, एफएसआई, लीज, अगर कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स बिकते हैं बिफोर इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो बेटा एग्जेम्प्ट है, और अगर कंप्लीटेड फ्लैट्स बिकते हैं आफ्टर इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो टैक्सेबल है अंडर रिवर्स चार्ज, बिल्डर को देना पड़ेगा टैक्स, ठीक है। रेट्स वगैरह बेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है सच। बाकी सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई, तो मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई को सर्विसेज दे रही है, तो याद रखना लायबिलिटी आरबीआई की होगी, ना कि मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी की। ऐसे ही सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल, वर्ड लिखा हुआ है बेटा इंडिविजुअल, यानी सिर्फ इंडिविजुअल कवर्ड है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कवर्ड है, एलएलपी नहीं कवर्ड है, पार्टनरशिप फर्म नहीं कवर्ड है, सिर्फ कौन कवर्ड है, इंडिविजुअल। तो अगर इंडिविजुअल डीएसए, बेटा डीएसए मतलब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। आपने बेटा एक बात नोटिस करी होगी, बहुत सी बार ना हमारे पास लोन्स के लिए फोन आते हैं, सर ये लोन ले लीजिए, ये लोन ले लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चल रहा है, फलाना, सिक्योरिटी नहीं देनी है, नो डॉक्यूमेंटेशन, नो प्रोसेसिंग फीस, दुनिया भर के बेटा ये आते हैं आपके पास। आपको पता है ये कौन फोन करता है बेटा? बैंक्स फोन नहीं करते हैं, बैंक्स के बेटा एजेंट्स होते हैं जो फोन करते हैं। कौन होते हैं बेटा? बैंक के एजेंट्स होते हैं जो आपको क्या करते हैं, फोन करते हैं। उन एजेंट्स को हम क्या नाम देते हैं बेटा? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, अगर बैंकिंग कंपनी को या एनबीएफसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी, जिनके बदले उनको क्या मिलती है? कमीशन, तो याद रखना लायबिलिटी टू पे बेटा बैंकिंग कंपनी की आएगी। समझ आया बेटा? लो बेटे, बच्चे आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स तो पहले ही हो गई थी हमारी, जीएसटी भी बेटा हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। बेटा मैं इसमें एक काम करूंगा, आपका इंस्टीट्यूट का वेबसाइट पे स्टैट्यूटरी अपडेट फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशंस आ गया है। थोड़ी बहुत बेटा अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, वो लेट आया है बेटा, लेट ही आता है वो। तो मैं आपसे ना नेक्स्ट मंडे मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा आपको, जिसमें मैं आपकी सारी अमेंडमेंट्स जो एप्लीकेबल हैं नवंबर 2020 एग्जामिनेशंस के लिए, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आपका कोर्स बेटा फाइनली, ठीक है, आपका नेक्स्ट मंडे ओवर होगा, ठीक है। ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, ऑलमोस्ट हमने मैक्सिमम मेजॉरिटी 80-90% हमने कवर कर ली हैं। छोटी मोटी अमेंडमेंट्स रहती हैं, वो मैं आपसे बेटा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट मंडे मैं वो अमेंडमेंट्स का वीडियो आप पे अपलोड करूंगा, ठीक है बच्चे। मेरे ख्याल से बेटा पूरा जीएसटी सबको क्लियर हुआ, पक्का? चलो बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।